जय श्रीन्द्र, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग व्हाट्सएप यूजर्स। सो आज हमारे साथ है इंस्टा इन्वेस्ट सर्विसेज के फाउंडर दीपक जैन जी। हेलो दीपक जैन जी। हेलो सैम जी। सो दीपक जी, सबसे पहले हम लोग चाहेंगे कि आप आपके बारे में और इंस्टा इन्वेस्ट सर्विसेज के बारे में हमारे यूजर्स को बताएं। बेसिकली हम लोगों को इस इंडस्ट्री में मोर देन 30 ईयर्स हो गया है। पापा इसी बैकग्राउंड से है। मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो मोर देन 17 ईयर्स है। हम लोगों ने इंस्टा इन्वेस्ट सर्विसेज जो हम लोग की कंपनी है, ये हम लोग अभी लास्ट 2 साल से स्टार्ट किया हम लोगों ने। तो इसमें हम लोग इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड्स हो, जनरल इंश्योरेंस हो, स्टॉक ब्रोकिंग हो, हम लोग सब करते हैं। लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। सो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कुछ मिथ्स है। सो सबसे बड़ा मिथ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या है आपके हिसाब से? तो सबसे बड़ा मिथ जो है इंडस्ट्री में कि लोगों को लगता है कि प्रीमियम दे दिया तो क्लेम मिलना चाहिए। ठीक है, कई हद तक वो भी राइट है कि अगर इंश्योरेंस में अगर प्रीमियम दे रहे हैं तो क्लेम मिलना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने प्रीमियम दे दिया है तो आपको क्लेम मिलेगा। तो सबसे बड़ा मिथ यही है कि इफ़ यू आर पेइंग प्रीमियम एंड यू विल गेट अ क्लेम, दैट इज़ अ बिगेस्ट मिथ ऑफ आवर इंडस्ट्री। सो कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं जो काफ़ी लोगों के पास होते हैं और वो इंश्योरेंस करवाते हैं, फिर बाद में कंप्लेंट्स करते हैं कि नहीं, मैंने तो इंश्योरेंस कराया था बट नहीं होता है। तो ऐसे कुछ जनरल मिसकंसेप्शंस क्या है मार्केट में? जैसे मैंने आपको अभी पहले ही इसके पहले एक आंसर दिया था कि जो यही एक सबसे बड़ा मिथ है कि किसी को लगता है अगर हम लोगों ने प्रीमियम दे दिया है तो हम लोग को क्लेम मिलेगा। ऐसा नहीं है। अभी जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसके सबसे बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रीमियम दे रहे हैं, आपको प्रोडक्ट नॉलेज इक्वली होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ प्रीमियम दे दिया और क्लेम, कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं कंपनी का। वो टर्म्स कंडीशन के साथ या कोई वेटिंग पीरियड के साथ ही आपको क्लेम मिलता है। हेलो व्हाट्सएप यूज़र, शायद आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दीपक जी, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो कस्टमर्स फेस करते हैं इंश्योरेंस बनाते समय या क्लेम के समय, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हमें बताएं। देखिए, क्लेम के टाइम में एक्चुअल में कस्टमर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो उसमें क्या है ना कि आपको आप जब प्रोडक्ट लेते हैं तो आप क्या है कि खाली प्रीमियम मैच कंपेयर करते हैं। आप प्रोडक्ट को कभी कंपेयर नहीं करते कि प्रोडक्ट जो कोई सामने वाला एडवाइज़र आपको एडवाइस कर रहा है और आप ऑनलाइन या कोई और एडवाइज़र से आप अगर देख रहे हैं तो उसमें कंपैरिजन में डिफरेंस क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएट क्यों कर रहा है इतना? इसका प्रीमियम क्यों इतना हाई है दूसरे का जो कोई सामने वाला दे रहा है या ऑनलाइन दे रहा है, तो उसमें क्यों इतना डिफरेंशिएट है? तो अभी सपोज़ अगर जैसे अगर हेल्थ इंश्योरेंस में है और आप जाके अगर आपकी अगर छोटी-सी पॉलिसी सपोज़ से 5 लाख की, और आप अगर 6,000 या 7,000 के रूम में आप चले जाते हैं, तो उसमें एक रूम कैपिंग होता है 1% का। तो वो 1% आपको रूम कैपिंग मिल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि आपने जब प्रीमियम दिया है तो आपको पूरा फुल फैसिलिटी मिलना चाहिए। तो वही सबसे बड़ा एक डिफरेंशिएट आता है एक एडवाइज़र और एक क्लाइंट के बीच में, कि वो बोलता है कि क्लाइंट यही बोलता है कि मेरे को एडवाइज़र ने मेरे को समझाया नहीं। तो इसीलिए ऐसे करके बहुत सारे छोटे-छोटे टर्म्स एंड कंडीशन हैं कि जो कोई भी एडवाइज़र समझाता नहीं है क्लाइंट को, और क्लाइंट भी सुनना नहीं चाहता, क्योंकि क्लाइंट के माथे में खाली सिर्फ़ फ़िगर रहता है कि कितना कम वो प्रीमियम कंपनी को दे सके, कि उनको लगता है कि जो प्रीमियम हम दे रहे हैं वो वेस्ट ऑफ मनी है, अनटिल अनलेस जब तक वो क्लेम नहीं होता। तो वैसे ही अगर हम लोग अगर ये कार इंश्योरेंस या मोटर मतलब बाइक इंश्योरेंस की या बिल्डिंग इंश्योरेंस की बात करें, तो उसमें भी क्या है कि आपका बहुत सारे ऐसे पार्ट्स है जिसमें आप अगर एडवाइज़र को नहीं बताते हो और क्लेम के टाइम में फिर वो प्रॉब्लम आनी ही है। सपोज़ जैसे कि अगर एक कमर्शियल बिल्डिंग है, वहाँ पे सब ऑफ़िस है लेकिन नीचे में एक रेस्टोरेंट है, और आप क्लाइंट अब जब आप एडवाइज़र को बोलते हो कि मेरी जो बिल्डिंग है पूरी ऑफ़िस ही है, उसमें कोई और कोई भी रेस्टोरेंट या नहीं है। अब वो पूरी बिल्डिंग में एक छोटे से रेस्टोरेंट या फ़ास्ट फ़ूड के कारण आपका जो रिस्क जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अब आपने जो प्रीमियम दिया है वो ऑफ़िस प्रीमाइसेस के लिए दिया है, और जब क्लेम आएगा जो सर्वेयर आएगा वो देखेगा कि उसमें तो आपका एक छोटा-सा रेस्टोरेंट है। तो वैसे करके बहुत सारा टर्म्स कंडीशन है जो हम लोग को लेने के पहले क्लाइंट को एडवाइज़र को खुल के बता देना चाहिए, ताकि क्या कि उसको क्लेम के टाइम में ईज़ी हो। तो यही एक प्रॉब्लम फेस करते हैं क्लाइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके हिसाब से कुछ ऐसे पॉइंट्स जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं डिसीजन लेते हुए इंश्योरेंस बनाते समय, तो ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो? देखिए, अगर आप कार इंश्योरेंस अगर आप ले रहे हैं और आप कोई नई गाड़ी ले रहे हैं शोरूम से, या अगर आप कोई एडवाइज़र से भी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले देखिए कि उसमें आपका ज़ीरो डेप्रिसिएशन होना चाहिए, आपका उसमें कंज्यूमेबल होना चाहिए, उसमें आपका इंजन प्रोटेक्शन होना चाहिए, और सबसे मेन पॉइंट मैं बोलूँगा कि उसमें रिटर्न टू इनवॉइस होना चाहिए। रिटर्न टू इनवॉइस
ये आपके तब काम आता है जब आपकी गाड़ी अगर पूरी फुल क्लेम में चली जाती है, या गाड़ी अगर कोई डैमेज हो जाती है, तो आपको मार्केट प्राइस जो आपका शोरूम का प्राइस है वो आपको मिलेगा। तो ये सब कुछ-कुछ पॉइंट्स है कि आपको कंपेयर करते हुए अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए कि आपके पॉलिसी में कोई रूम कैपिंग या आईसीयू कैपिंग तो नहीं है, कोई सब लिमिट नहीं है, कोई को-पेमेंट नहीं है। तो वैसे एक्चुअली ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री इतनी बड़ी है ना कि अगर एक-एक प्रोडक्ट के बारे में मैं अगर डिफरेंशिएट करूँ, तो ये हमारा जो एपिसोड है ये बहुत लंबा चल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो एक सबसे बड़ा मिस्टेक जो कस्टमर्स करते हैं इंश्योरेंस बनाते समय, चाहे वो हेल्थ हो या जनरल हो, हुँ। कौन सी मिस्टेक्स सबसे ज़्यादा होती है? वही मैं बोलना चाहूँगा, वो सबसे बड़ा मिस्टेक करता है कि वो खाली सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीमियम को कंपेयर करता है, वो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट नहीं करता है। वो नहीं समझता है कि कौन-सा प्रोडक्ट उसके लिए अच्छा है, कौन-सा प्रोडक्ट उसको जो एडवाइज़र दे रहा है वो उसको सूट करेगा। अब सपोज़ आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं और आपको डायबिटीज़ है, आपको हाइपरटेंशन है या ब्लड प्रेशर है, और आप नहीं डिस्क्लोज़ कर रहे हो, तो आपको क्लेम के टाइम में डेफ़िनिटली प्रॉब्लम आएगा। हमारे यूजर्स को बताइए कि कुछ की फैक्टर्स जो उन्हें ध्यान में रखने चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस बनाते समय और जनरल इंश्योरेंस बनाते समय। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप कंपनी देखिए कि कौन से कंपनी से आप बना रहे हैं। बहुत सारी कंपनी है जो आपको सस्ता प्रीमियम ऑफ़र करेगी, पर आप उनमें बेखाबे में ना जाएँ। जो बढ़िया कंपनी है, अगर आप ऑनलाइन भी अगर आप देखेंगे, तो सब कंपनी का क्लेम रेशियो ऑलमोस्ट सेम रहता है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आईआरडीए के वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे क्लेम डिस्बर्समेंट रेशियो आता है। वो एक्चुअल फिगर है कि कौन-सी कंपनी कितना क्लेम दे रही है, और प्लस प्रोडक्ट आप प्रीमियम को कभी कंपेयर ना करें, प्रोडक्ट को कंपेयर करें, उससे आपको कोई भी क्लेम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जनरल इंश्योरेंस करते समय कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए? जनरल इंश्योरेंस भी अगर आप कर रहे हैं, अगर आप सपोज़ मैं अगर मोटर इंश्योरेंस की बात करूँ, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। अगर पर्टिकुलर कार या बाइक नहीं बोलते, तो मोटर इंश्योरेंस अगर आप कर रहे हैं, तो उसमें आप बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ़ पुलिस से बचने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कर लेती है। आपको फर्स्ट पार्टी करना चाहिए, आपको इंश्योरेंस का क्लेम उसी से मिलेगा, और जो-जो ऐड ऑन मैंने आपको बताया था, वो ऐड ऑन आपकी पॉलिसी में हमेशा होना चाहिए। आपके हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इंश्योरेंस को रेगुलरली चेक करते रहे और उनके जो कवरेज है उनको अपडेट करते रहे? देखिए, अगर जनरल इंश्योरेंस की बात करूँ, अगर आप गाड़ी का या मोटर इंश्योरेंस कर रहे हो, तो वो तो एवरी ईयर डेप्रिसिएट होता है, तो उसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप यही देखो कि जो आपकी लास्ट ईयर वैल्यू थी, वो इस साल कोई बहुत ज़्यादा 10-15% डेप्रिसिएट ना हो जाए। मिनिमम 5% डेप्रिसिएट होने से आपका गाड़ी का बुक वैल्यू भी ठीक रहेगा, और आपको उसको रीसेल करने में भी ठीक रहेगा। और अगर आप कोई बिल्डिंग इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो अगर आपकी बिल्डिंग की वैल्यू अगर 1 करोड़ है, तो आप उसको ओवर इंश्योरेंस भले भले ही कर ले, चाहे 1.5 करोड़ कर ले, अंडर इंश्योरेंस ना करें प्रीमियम से बचने के लिए। यही मैं बताना चाहूँगा आपको। और हेल्थ में हमें क्या करना चाहिए अपडेट करते अब हैं? हेल्थ में आपको अगर जैसे देखिए कि डे बाय डे आपका एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, तो आपको अपना सम इंश्योर बढ़ा लेना चाहिए। अगेन ये मेरा मानना है कि आप टॉप अप में ना जाएँ, आप अपना वैल्यू जो है, बेस वैल्यू वो बढ़ाएँ। ओके। इसी क्वेश्चन को कनेक्ट करते हुए हम लोग ये जानना चाहेंगे कि बेस इंश्योरेंस क्या होता है और ये टॉप अप इंश्योरेंस क्या होता है? डिफरेंस क्या है? बेस इंश्योरेंस क्या होता है कि आप सपोज़ आपने एक 5 लाख की पॉलिसी ले रखी है, उसका प्रीमियम आप फैमिली में से समझ लीजिए कि हस्बैंड-वाइफ 2 है और 2 बच्चे हैं। तो एक कंपनी में अगर आप 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं, तो आपका प्रीमियम ऑलमोस्ट आएगा 20 से 25,000, ठीक है? और वही अगर आप टॉप अप लेते हैं 25 लाख, 30 लाख, और उसमें आप डिडक्टेबल अमाउंट दे देते हैं कि मेरे को 5 लाख, क्योंकि आपका 5 लाख ऑलरेडी एक बेस पॉलिसी है, तो मेरे को 5 लाख तक का क्लेम नहीं चाहिए। तो अगर हम लोग टॉप अप ले लें, तो टॉप अप में क्या होगा, आपका प्रीमियम बहुत कमती आएगा। सपोज़ अगर हम लोग अगर 25 लाख की टॉप अप लेते हैं, 2 वही 2 एडल्ट और 2 चिल्ड्रन वाली पॉलिसी में, तो आपका हार्डली प्रीमियम आएगा 8 से 10,000 रुपए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि टॉप अप में क्या होता है कि आपका मतलब अगर चाहे सेम कंपनी में भी टॉप अप हो या अलग कंपनी में टॉप अप हो, वो कैशलेस सेटल होना बहुत मुश्किल है। तो वो रिइंबर्समेंट ही मैक्सिमम होता है। अगर आपका हॉस्पिटल जो स्टे है वो ड्यूरेशन अगर लंबा है, तो भले ही वो आपका कैशलेस हो जाए, लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए हॉस्पिटलाइज़ हो रहे हैं, सपोज़ 2 डे या 3 डेज़ के लिए, तो वो कैशलेस होना बहुत मुश्किल है। और ये चीज़ हम लोग कितने भी अगर क्लाइंट को समझा दें, उनको क्लेम के टाइम में समझ में नहीं आता है। उनको सिर्फ़ ये लगता है कि हम लोगों ने पॉलिसी ली है, तो हम लोगों को क्लेम मिलना चाहिए, और वो भी कैशलेस। इसलिए मैं ज़्यादातर अपने क्लाइंट को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना बेस पॉलिसी को थोड़ा बढ़ा लीजिए। कि इनफैक्ट आप 25 लाख का कवरेज तो है, लेकिन जब क्लेम करने जाएँगे उसमें टर्म्स कंडीशन आएगा
तो इससे अच्छा अपना बेस पॉलिसी को थोड़ा स्ट्रांग रखिए। इसका यूजेबिलिटी कैसे होता है? फॉर एग्जांपल हमारा बेस पॉलिसी है 10 हुँ, लाख का, हुँ, और हमने हमें बोनस मिला है 5 लाख 5 का, लाख। तो ये 15 लाख टोटल हो गए इस साल के लिए। हुँ, हुँ, आज मैं एडमिट होता हूँ और मेरा जो क्लेम आता है वो 13 लाख का आता है। हुँ। 13 लाख मेरा कैश हो जाता है अमाउंट। उसके बाद जो अब नेक्स्ट बोनस आएगा, वो किस हिसाब से कैलकुलेट होता है? जिस ईयर में आपने क्लेम किया है, उस ईयर में आपका बोनस नहीं आएगा। मतलब वो तो ईयर आप ऑलरेडी क्लेम कर चुका है आपने, तो वो तो बोनस उस ईयर के लिए रहेगा। नेक्स्ट ईयर आप जो प्रीमियम दोगे, उस ईयर में आपको बोनस नहीं मिलेगा। ओके, मतलब उसके नेक्स्ट ईयर आपको फिर वापस अगेन बोनस मिलेगा, अगर क्लेम नहीं हुआ तो। ओके। रिफिल सिस्टम में इसमें कैसे अफेक्ट करता है? जैसे ये 15 लाख मैंने हुँ, आज मेरे 15 लाख हो गए, हुँ। तो अगर रिफिल सिस्टम में है मेरा इंश्योरेंस, तो वो जो रिफिल है वो 10 लाख का रिफिल होता है या 15 लाख का रिफिल? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। ये हर अलग-अलग कंपनी में इसका अलग-अलग वर्ड्स है। कोई इसको रिफिल बोलता है, कोई इसको रिचार्ज बोलता है, कोई इसको रिस्टोर बोलता है, कोई इसको रिस्टोरेशन बोलता है। तो अभी तक मैं बेसिकली आपको खाली हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बता रहा था, मैं कोई पर्टिकुलरली कंपनी के बारे में नहीं बता रहा हूँ। तो बहुत सारी कंपनी में क्या होता है ना कि आपको देखने में लगता है कि रिस्टोर मिल रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारी टर्म्स कंडीशन होती है। जैसे कि अगर सेम पर्सन सेम इलनेस में यूज़ नहीं कर सकता। सपोज़ जैसे आपका 10 लाख का सम इंश्योर्ड है, आप घर में 4 जन हैं, उसका पॉलिसी में मतलब 4 जन हैं और 10 लाख किसी ने यूज़ कर लिया। अभी सपोज़ अगर नेक्स्ट डे और कोई सेकंड मेंबर अगर वापस हॉस्पिटलाइज़ हो, तो अभी बहुत सारी कंपनी में क्या है कि अगर आप बेस पॉलिसी से अगर आप रीस्टोर यूज़ करते हो तो आपको 45 डेज़ का वेटिंग पीरियड है। किसी में है कि अगर सेम पर्सन अगर वापस एडमिट होता है सेम इलनेस के लिए, तो रीस्टोर यूज़ नहीं कर सकेगा। तो वही मैंने पहले भी कहा था कि आप जब पॉलिसी या कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, तो आप पहले उस प्रोडक्ट को कंपेयर करो कि क्यों इसका प्रीमियम बेसी है। क्योंकि ये रिस्क जो छोटे-छोटे जो टर्म्स कंडीशन है, ये आपको पॉलिसी लेते वक़्त कोई बताएगा नहीं और जब क्लेम होगा, तो कोई भी एडवाइज़र है वो आपको यही बोलेगा कि मैंने आपको ब्रोशर भेज दिया था, मैंने आपसे फॉर्म साइन करवाया था। तो तो उस टाइम में जाके ये क्लेम के लिए कॉन्फ्लिक्ट होता है। हमारे यूजर्स के लिए मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। तो जैसे रिस्टोरेशन की बात मैंने कही, इसमें फॉर एग्जांपल मेरा बेस पॉलिसी 10 लाख का है हुँ, और अब तो बोनस के साथ 15 लाख हो गया। हुँ। तो ये जो रिस्टोरेशन एप्लीकेबल होता है वो 10 लाख पे होता है या 15 लाख पे वो होता है? हमेशा बेस पॉलिसी पे बेस सम इंश्योर्ड पे ही होगा। हमेशा बेस ही हाँ। होता है। मतलब आज मेरा पॉलिसी अगर 15 लाख का हो भी गया है, तो हुँ। भी रिस्टोर 10 का ही होगा। हाँ, रिस्टोर 10 करेगा। इसीलिए हम लोग जैसे सपोज़ आपकी पॉलिसी 10 लाख की है, आप 5-6 साल से पॉलिसी चला रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं और आपका जो वैल्यू है वो बोनस लेके 20 लाख हो गई है। तो आप बोलेंगे कि मेरी तो पॉलिसी 20 लाख की है, नहीं, वो एक मिथ है। आपकी जो पॉलिसी है वो 10 लाख की है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बेसिक सम इंश्योर्ड। बेसिक क्यों? क्योंकि आपको जो बोनस मिल रहा है उसके ऊपर ही मिल रहा है, आपका जो रिचार्ज होगा वो उसके ऊपर होगा, जो आपका रिस्टोर हो रहा है वो उसके ऊपर होगा, जो अनलिमिटेड रिस्टोर आजकल बहुत सारी कंपनियों ने बहुत अच्छा एक ऐड ऑन लेके आया है रिस्टोर बेनिफिट बहुत कम पैसे में मिल जाता है। मैं सब अपने जो भी यूज़र्स जो व्यूअर्स देख रहे हैं मैं सबको बोलूँगा कि अपने वो प्रोडक्ट अपने पॉलिसी में वो एक अनलिमिटेड रिस्टोर का ऑप्शन ज़रूर लें। छोटी पॉलिसी में ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है, अगर उसका सम इंश्योर्ड, नो क्लेम बोनस, रिस्टोर अगर एग्ज़ॉस्ट हो जाए, तो अनलिमिटेड रिस्टोर उसके लिए उस साल में अनलिमिटेड है। वो बार-बार चाहे तो वो उस बेसिक सम इंश्योर्ड को क्लेम कर सकता है। सो अब हमारे व्यूवर्स के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मार्केट में कितने तरह के पॉलिसीज़ होते हैं? मतलब क्या-क्या पॉलिसीज़ होते हैं? हेल्थ, मोटर, देखिए व्हीकल? अगर हम लोग जनरल की बात करें, हेल्थ एक जनरल का मतलब छोटा पार्ट है और इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स है। आप अगर मोटर में आपका कई प्रोडक्ट है, फिर बाद में आपका फायर प्रोडक्ट है, बर्गलरी है, आपका होम इंश्योरेंस है, आपका स्टॉक इंश्योरेंस है, ट्रांजिट इंश्योरेंस है, फिर आपका जैसे समझ लीजिए कि अगर आप कोई शोरूम में हैं या आपका कोई दुकान है या स्टोर है, तो वहाँ आप अगर स्टोर का इंश्योरेंस कर रहे हो तो आपका उसमें कैश इंश्योरेंस है, कैश इन ट्रांजिट इंश्योरेंस है। फिर आपका हेल्थ इंश्योरेंस तो ये हेल्थ इंश्योरेंस में अलग-अलग प्रोडक्ट है, आपका कैंसर केयर है, क्रिटिकल केयर है, एक्सीडेंटल पॉलिसीज़ है, तो ऐसे करके बहुत सारे प्रोडक्ट है। सो जैसे-जैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, तो आपके हिसाब से फ्यूचर में क्या होने वाला है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में? अ, देखिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या है कि आपका ऑनलाइन प्लेयर्स बहुत आएँगे। जितने स्पीड से आएँगे उतने स्पीड से जाएँगे भी क्योंकि क्या है कि मिस सेल बहुत होता है। आप ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। उनको कई बार आईआरडीए की तरफ से पेनल्टी लगता है उनको, क्योंकि वो क्या है कि ना मिस सेल बहुत ज़्यादा होता है। अभी मेट्रो सिटीज़ में ये ज़्यादा हो रहा है, छोटे सिटीज़ में बी टाउन सिटीज़ में ये कम हो रहा है, अभी ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं लोग।
एक्चुअली क्या है, मेट्रो सिटीज़ में जहाँ इतना मिलना नहीं होता है तो वो ज़्यादातर ऑनलाइन ही सर्च करके ऑनलाइन में ही कोई भी अपना प्रोडक्ट हो वो ले लेते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि एडवाइज़र के पास जाइए, एडवाइज़र ज़रूरी है। हमारे यूजर्स के लिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुछ पॉइंट्स ऐसे जो उन्हें ध्यान में रखने चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस बनाते हुए। हेल्थ इंश्योरेंस बनाते समय आप सबसे पहले ये देखें कि आपके पॉलिसी में कोई भी रूम कैपिंग या आईसी कैपिंग ना हो, कोई भी तरह का को पेमेंट ना हो, सब लिमिट ना हो, और उस पर्टिकुलर कंपनी से आप जिससे हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, उसका नेटवर्क हॉस्पिटल में टाई अप कितना है। आज की डेट में सबसे मस्ट। अब आते हैं मोटर इंश्योरेंस पर। तो मोटर इंश्योरेंस करते समय व्हीकल इंश्योरेंस हम लोग जनरली देखते हैं कि जो भी सस्ता होता है वो हम लोग बना लेते हैं। तो उस इंश्योरेंस को बनाते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक बहुत ही फेमस और एक मुहावरा है कि सस्ता पड़ा ना महंगा। तो जब भी आप अगर मोटर इंश्योरेंस भी ले रहे हैं, अगर आप नई गाड़ी ले रहे हैं, मैं बाइक की बात, टू व्हीलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं फोर व्हीलर की बात कर रहा हूँ। अगर आप नई अगर फोर व्हीलर ले रहे हैं तो उसमें आपको ज़ीरो डेप्रिसिएशन, कंज्यूमेबल इंजन प्रोटेक्ट, और एक आपका रिटर्न टू इनवॉइस, ये आपको हमेशा 4 फीचर हमेशा लेना चाहिए। भले ही आपका प्रीमियम थोड़ा बेसी लग रहा हो। ये आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप जो थोड़े से जो प्रीमियम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो आपको कितना बड़ा आपको क्लेम गिरा सकता है। दीपक जी, हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा-सा ये शेयर कीजिए पॉइंट्स कि हेल्थ इंश्योरेंस बनाते समय क्या-क्या ऐड ऑन्स लेने चाहिए? देखिए, आप जब हेल्थ इंश्योरेंस अगर ले रहे हैं, तो उसमें आप सबसे पहले ऐड ऑन देखिए कि आपका उसमें कंज्यूमेबल कवर हो रहा है क्या नहीं। कोविड के टाइम में बहुत, मतलब क्लाइंट को ये फेस करना पड़ा था कि उनका से अगर 5 लाख का बिल आ रहा है तो उनको 3 लाख, 3.5 लाख की सेटल हो रहा है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट में कंज्यूमेबल नहीं था। उस समय सिर्फ एक ही एक कंपनी थी जो आपको कंज्यूमेबल पहले से कवर कर रही थी। वो आपको जो आपका जो प्रीमियम है उसमें कुछ वो 2,000, 2,500, 1,500 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा था। लेकिन आपको, मतलब प्रॉमिस करते कि कभी भी क्लेम हुआ तो हम लोग कंज्यूमेबल देंगे। और उसी मीन टाइम में वो प्रोडक्ट आने के 6 मंथ्स बाद ही कोविड आ गया था। तो जिन जिन कस्टमरों का वो एड ऑन लिया हुआ था कंज्यूमेबल का, हर कंपनी में इसका अलग वर्ड है। कोई इसको कंज्यूमेबल बोलते हैं, कोई इसको प्रोटेक्शन राइडर बोलते हैं, कोई इसको एड ऑन करके कुछ अलग अलग सब में नाम है। तो आपके पॉलिसी में कंज्यूमेबल कवर तो होना ही चाहिए। एक कंज्यूमेबल कवर है। दूसरा, आपके पॉलिसी में अनलिमिटेड रिस्टोर होना चाहिए। किसी भी पॉलिसी में कंज्यूमेबल कवर मिल रहा हो तो ले लेना चाहिए। अगर उसको एक्सीडेंटल बेनिफिट मिल रहा है तो लेना चाहिए। अगर उसको उसमें अनलिमिटेड रिस्टोर मिल रहा है, जो आज की डेट में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेरे ख्याल से, तो वो ले लेना चाहिए। आपके हिसाब से आज के डेट में सबसे मिनिमम बेस इंश्योरेंस कितने का करना चाहिए लोगों को? और अगर न्यूक्लियर फैमिली है, अगर हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे हैं, तो मिनिमम 10 लाख का सम इंश्योर्ड होना ही चाहिए। क्योंकि बिना 10 लाख की पॉलिसी के क्या है कि क्लेम क्लेम तो आपको छोटी पॉलिसी में भी मिलेगा, लेकिन वो साइज़ बहुत छोटा होता है। अगर कभी कोई बड़ा क्लेम आ गया तो आपको मिनिमम एक फैमिली के लिए 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं हमारे व्यूअर्स के लिए एक केस दीपक जी के सामने रखना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, एक हस्बैंड और एक वाइफ है जिनका एक्सीडेंट हो गया। हम्म, उनका कवर है 5 लाख का, रिस्टोरेशन बेनिफिट है। अब दोनों ही एक साथ एडमिट हुए हैं हम्म, और डिस्चार्ज भी हो गए। डिस्चार्ज एक पहले हुआ हम्म, और एक 2 दिन बाद हुआ। पॉलिसी 5 लाख का है बट उनका एक्सपेंस 8 लाख का है। हम्म, तो इसमें रजिस्ट्रेशन किस तरह से वर्क करेगा? हाँ, जैसे 5 लाख का पॉलिसी था, पहले वाइफ रिलीज हो गई, तो अब वो रिस्टोर हो गया और फिर नेक्स्ट पर्सन के लिए फिर से हो गया, क्योंकि 8 लाख अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो 3 लाख एक्स्ट्रा हो गए। एक्स्ट्रा हो गया। तो ये किस तरह से वर्क नहीं, करेगा? अब देखिए, ये रजिस्ट्रेशन बेनिफिट जो है, मैंने पहले भी कहा था, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अभी बहुत सारी कंपनियों में क्या है कि आप नेक्स्ट डे से ही रजिस्ट्रेशन बेनिफिट ले सकते हैं, और बहुत सारी कंपनियां ऐसी है कि जो आपको पॉलिसी लेते हुए बताती नहीं है कि उसमें 45 डेज का वेटिंग पीरियड रहता है। अगर आपकी अगर उन कंपनी में पॉलिसी है जिसमें कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है, तो आप नेक्स्ट, मतलब इमीडिएट भी या नेक्स्ट डे भी आप वो रजिस्ट्रेशन बेनिफिट उठा सकते हैं। आपका आपके हिसाब से ये है कि अगर वाइफ 2 दिन पहले डिस्चार्ज हाँ, हो चुकी है तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे रिस्टोर हो नेक्स्ट गया। डे रिस्टोर हो और जाएगा। अगर हस्बैंड 2 दिन बाद रिलीज होता है तो उसमें वो 3 लाख 3 भी लाख कवर हो कवर जाएगा। हो जाए, मिल जाएगा। दीपक जी, क्या कोई ऐसी कंपनी है या ऐसा एड ऑन है जिसके वजह से कम सम शॉर्ट इन शॉर्ट वाले पॉलिसीज में क्लाइंट को पहले दिन से ही बड़ा बेनिफिट मिल पाए? देखिए, अभी एक कंपनी है जिसमें ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है।
अभी नहीं आया, इनफैक्ट ये 2 साल हो चुका है। अगर आप एक छोटा-सा सम इंश्योर्ड भी अगर आप ले रहे हैं, सपोज़ अगर आप 5 लाख, तो आप डे 1 से उसको आप 10 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं। और वो 2 साल बाद में वही पॉलिसी, आपकी छोटी-सी पॉलिसी 5 लाख की 20 लाख की हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। अभी एक ही कंपनी में है, हो सकता है आने वाले टाइम में कि बाकी कंपनी में भी आ जाए। कुछ टर्म्स कंडीशन के साथ आएगी, कुछ विदाउट टर्म्स कंडीशन रहेगी, पर ये बहुत ही अच्छा एक फीचर है। पर अभी राइट नाउ सिर्फ एक ही कंपनी के पास है ये। वो जो एड ऑन हो वो आना चाहिए, उसको जिस कंपनी में है उसको अभी हम लोग सिक्योर बेनिफिट बोलते हैं। सिक्योर इसलिए कि वो डे वन से मिल रहा है आपको, उसको आपको क्लेम करने की जरूरत नहीं है। सपोज जो अगर आप, जैसे आपने अभी जो एक केस स्टडी के बारे में बताया था कि हस्बैंड वाइफ अगर दोनों साथ में हैं, अगर 5 लाख की पॉलिसी है और क्लेम अगर 8 लाख आ गया, तो बोनस क्या क्या रिस्टोर बेनिफिट क्या हिट होगा। तो उसमें रिस्टोर तक जाने की जरूरत ही नहीं है, वो उसको 5 लाख की अगर पॉलिसी, तो डे वन से 10 लाख है, तो कोई भी वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता है। तो ये बहुत ही बढ़िया एक सिक्योर बेनिफिट बोल के है एक कंपनी में। तो मैं सबको बोलूँगा कि वो प्रोडक्ट जरूर देखे, सर्च करें और वो लें आप। दीपक जी, अभी जो मार्केट में कंपनीज है, मिनिमम सम इंश्योर्ड कितना प्रोवाइड कर रहे हो? देखिए, बेसिकली मेजर कंपनीज जितनी भी है, वो सब मिनिमम 5 लाख से स्टार्ट हो गया है। पहले 3 लाख की सम इंश्योर्ड भी अवेलेबल थी सब कंपनी के पास। आफ्टर कोविड ये 5 लाख कर दिया सभी कंपनी ने, क्योंकि कोविड के टाइम में सब कंपनी ने देखा कि 3 लाख से कुछ नहीं होता। कुछ कुछ कंपनियां हैं जो अभी भी 1 लाख 2 लाख ऑफर कर रही है, लेकिन अभी जो मैक्सिमम मेजर लीडिंग कंपनी जो है हेल्थ इंश्योरेंस में, उन सबका सम इंश्योर्ड मिनिमम 5 लाख हो गया है। दीपक जी, एक टर्म हमने आइडेंटिफाई किया है हेल्थ इंश्योरेंस में, पोर्टेबिलिटी। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मैंने एक पर्टिकुलर कंपनी में बनाई थी बट उससे सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है, अब नए में बनाऊंगा तो मुझे वेटिंग पीरियड वाला इशू आएगा वगैरह वगैरह, ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो पोर्टेबिलिटी में क्या होता है? पोर्टेबिलिटी जैसे वर्ड ही आप मालूम चल जाएगा कि आप यहाँ से वहाँ पोर्ट कर सकते हैं। जैसे आप ना, इंडिया में एक नया आया था कि आपका अगर मोबाइल नंबर चाहे कोई भी कंपनी का हो, आप उससे दूसरे कंपनी में स्विच कर सकते हैं। तो वैसे ही आईआरडीए ने भी इन क्लाइंट्स को मतलब फ्री हैंड दे दिया है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर कंपनी से या एजेंट से अगर आपको सर्विस नहीं मिल रहा है, या वो प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है और कोई बेटर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, तो आप अपने रिन्यूअल के टाइम में उसको आप पोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपकी पॉलिसी एक्सपायर नहीं होनी चाहिए और आपको कोई बड़ा डिजीज नहीं होना चाहिए। सो दीपक जी, मेरी फॉर एग्जांपल पॉलिसी है 5 लाख की, क्या मैं वो उस पॉलिसी को 10 लाख की कन्वर्ट करवा सकता हूँ? डेफिनेटली आप करा सकते हैं, कंपनी आपको ऑफर करती है, लेकिन वो एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ही होगा। और रिन्यूअल के टाइम में अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, तो वो आपको कंपनी को डिक्लेयर कर देना चाहिए, तो उसी के बेस पे कंपनी आपको अंडर राइटर आपको बढ़ाने देगा। सपोज आपने पॉलिसी ली थी 5 साल पहले, और 5 साल से आप 5 लाख की पॉलिसी चला रहे हो, तब जिन्होंने ये पॉलिसी ली थी तब उनको कोई भी बीमारी नहीं था। अब जब वो बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं और उसी टाइम में उनको अगर डायबिटीज़ है या कोई भी हाइपरटेंशन है, तो फिर वो सब्जेक्ट टू अंडर राइटर होता है कि आप अपनी इच्छा से नहीं बढ़ा सकते। वो अंडर राइटर देखेगा कि आपको बढ़ाने दे या नहीं दे, दैट इज सब्जेक्ट टू अंडर राइटर। और इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल हो जाते हैं फिर, फॉर एग्जांपल वेटिंग पीरियड या कुछ ऐसे टर्म्स? अगर आप जब भी सम इंश्योर्ड बढ़ा रहे हो, जैसे अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख की है, अगर आप उसको 10 लाख कर रहे हो, आपका उसी प्रोडक्ट में आपको पॉलिसी में 10 लाख दिखेगा, लेकिन जो आप सम इंश्योर्ड बढ़ा रहे हो, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपको, पर्टिकुलर सम इंश्योर्ड के लिए आपको 2 साल का वेटिंग पीरियड रह जाएगा, जो आपने नई पॉलिसी लेते वक्त आपने एडिशनल हाँ सम इंश्योर्ड पे, हाँ। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारी 5 लाख की पॉलिसी थी, 10 महीने करे, तो बाकी के जो बाकी 5 5 लाख लाख है है उस उस पे पे आपका वेटिंग 2 साल पीरियड। का वेटिंग पीरियड आ जाएगा। कुछ कुछ पर्टिकुलर डिजीज है जिस पे आपका वेटिंग पीरियड आ जाएगा। वेटिंग पीरियड क्या होता है जनरली हेल्थ इंश्योरेंस में? देखिए, पहले जब इंडिया में ये कॉन्सेप्ट आया था हेल्थ इंश्योरेंस का, तो जो जो कंपनी ने, जो तब तो पीएसयू से थी जो हेल्थ इंश्योरेंस बोल के प्रोडक्ट निकाली थी, तो उस टाइम में क्या होता था कि आपका जो भी क्लाइंट पेशेंट था वो हेल्थ डॉक्टर के पास जाता था। जैसे डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि आपको किडनी स्टोन है या आपको अपेंडिक्स है या आपको पाइल्स है, कुछ भी है, तो वो जाके क्या करता था, एजेंट को बोलता था कि मेरी पॉलिसी बना दो। सब उस टाइम तो 1 लाख की पॉलिसी भी अवेलेबल थी, तो 1 लाख का प्रीमियम आता था हार्डली 4,000 5,000, तो वो पॉलिसी लेके 6 महीने बाद ही ऑपरेशन करा लेता था। तो और बाद में फिर वो नेक्स्ट ईयर उसको रिन्यू नहीं करा था। तो ऐसे करके कम से कम काफ़ी साल तक सब कंपनियों को बहुत ही नुकसान सहना पड़ा। तो सब कंपनी ने मिलके एक प्लेटफॉर्म में पर्टिकुलर 7 से 8 बीमारी को 2 साल के लिए वेटिंग पीरियड में डाल दिया। तो दीपक जी, हमारे व्यूवर्स के लिए आप बताइए,
प्री एग्जिस्टिंग डिजीज क्या होती है? हाँ, देखिए प्री एक्जिस्टिंग डिजीज क्या होता है कि अगर आप जब कोई भी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, उसके पहले आपको कोई भी बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन हो, थायराइड हो, या सपोज़ आपने 20 साल पहले आपका कोई अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ हो, या कोई भी तरह का आपको कोई सपोज़ आपने बचपन में आपने कभी गिरा हो, आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया हो, तो आप वो पॉलिसी लेते समय आप अपने एडवाइज़र को वो बोले कि वो डिस्क्लोज़ कर दो। तो क्या होता है ना, फ्यूचर में उस पर्टिकुलर एक छोटी-सी चीज़ के लिए अगर कोई बड़ा क्लेम आ गया, तो कंपनी के पास राइट है कि आपका क्लेम कंपनी डिनाई कर सकती है। सो जैसे कि आपने अभी बताया कि 20 साल पहले कोई प्रॉब्लम थी, आपने डिस्क्लोज़ नहीं किया और उसकी वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो इस केस में कंज़्यूमर कहाँ जा सकता है उस क्लेम को करने के लिए? देखिए, अगर आपका ये एक आईआरडीए से एक बहुत अच्छा रूल है कि अगर कोई भी कंपनी में आपने अगर 8 साल कंटिन्यूअस प्रीमियम दिया है, तो वो कंपनी को प्रीमियम आपका क्लेम देना ही पड़ेगा। अभी कंपनी आईआरडीए ने उसको 8 साल से कम करके 5 साल कर दिया है। अगर आप कोई भी कंपनी में कंटिन्यूअसली 5 साल है, अगर आपने पोर्ट नहीं किया, सपोज़ आप 4 साल कोई एक कंपनी में हैं, फिर आपने 5th ईयर पोर्ट कर लिया, तो आपको वो 5 साल नहीं गिनेगा, वो उस कंपनी में 5 साल को कंप्लीट करना पड़ेगा। सपोज़ वो 5 इयर्स भी कंप्लीट करने के बाद अगर आपका कोई कंपनी कोई भी रीज़न से अगर क्लेम को डिनाई करता है, तो आप ओम्बड्समैन में जा सकते हैं। जैसे बाकी प्रोडक्ट्स के लिए कंज्यूमर कोर्ट होता है, आप कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस के लिए एक अलग ही कोर्ट है, ओम्बड्समैन। वो मैक्सिमम कंज्यूमर फेवर ही रहता है, तो आप वहाँ जाके क्लेम ले सकते हैं। सो दीपक जी, हमने काफ़ी टर्म सुने हैं, फॉर एग्जांपल एयर एम्बुलेंस, रोड एम्बुलेंस, आयुष ट्रीटमेंट, डे केयर ट्रीटमेंट्स, ये सब क्या होते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी? देखिए, जैसे आपने कहा कि डे केयर ट्रीटमेंट, आयुष ट्रीटमेंट, रोड एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस। रोड एम्बुलेंस ये है कि अगर आपको सपोज़ डॉक्टर ने आप ये नहीं है कि आपने प्रोडक्ट ले लिया है तो आपको एयर एम्बुलेंस मिलेगा। अनटिल अनलेस जब तक कोई डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब ना करे कि यू कैन फ्लाई टू अनदर सिटी, नियरेस्ट सिटी। आप सपोज़ ये भी एक बहुत बड़ा कंडीशन है कि कोई भी एडवाइज़र क्लाइंट को बताता नहीं है। अब सपोज़ कि आप रहते हैं गुवाहाटी सिटी में और आपको जाना है बॉम्बे ट्रीटमेंट के लिए, तो आपको नियरेस्ट सिटी का ही एयर एम्बुलेंस मिलेगा। ओके। आपके नियरेस्ट सिटी जैसे है दिल्ली, कलकत्ता। अगर सपोज़ जिस पर्टिकुलर डिज़ीज़ या बीमारी के लिए अगर आपके डॉक्टर अगर दिल्ली में अवेलेबल नहीं है, आपको बॉम्बे जाना है, तो आपको मिल जाए। नहीं तो जो एयर एम्बुलेंस है, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ नियरेस्ट सिटी के लिए मिलता है और वो पूरा का पूरा रिइंबर्समेंट होता है। और दूसरा जो आपने पूछा था कि रोड एम्बुलेंस क्या है, सपोज़ आप अपने घर से हॉस्पिटल जा रहे हो और जो हॉस्पिटल का जो एम्बुलेंस का बिल है, वो आप रिइंबर्स कर सकते हो। तो अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक कंपनी में बहुत अच्छा एक बेनिफिट आया है, जो आपकी जिससे आपकी पॉलिसी डे 1 से डबल हो जाती है। तो उसने अभी बहुत अच्छा एक फीचर निकाल दिया कि आपको रोड एम्बुलेंस भी अप टू सम इंश्योर्ड मिलेगा। अब सपोज़ जैसे आप रहते हो मेट्रो सिटी में, अगर कोई अगर समझ लीजिए आपका कोई रिलेटिव रहता है यहाँ से 100-200 किलोमीटर दूर और उसको मेन सिटी में मेट्रो सिटी में आके ट्रीटमेंट कराना है, तो बाकी जितनी भी कंपनीज़ है, वो मैक्सिमम 2000 या 3000 रुपया पर हॉस्पिटलाइज़ेशन देती है। सिर्फ अभी मार्केट में एक ही कंपनी है जो अप टू सम इंश्योर्ड। अगर आप सपोज़ अगर 100 किलोमीटर दूर से आ रहे हो और रोड एम्बुलेंस का खर्चा आपका 30,000 लग गया है, आपको खाली बिल चाहिए एंड यू विल गेट फुल रिइंबर्समेंट। और जो आयुष ट्रीटमेंट आप बोल रहे हो, तो अभी मोदी जी ने बहुत हमारे आयुर्वेदिक के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस किया है। तो अभी पूरे इंडिया में सिर्फ़ एक ही हॉस्पिटल से टाई अप है, बाकी मैक्सिमम सारी कंपनियों का। तो आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के ऊपर। डे केयर ट्रीटमेंट क्या होता है? डे केयर ये होता है कि जिसमें आपको हॉस्पिटलाइज़ होने का ज़रूरत ना पड़े। आप डे केयर में जैसे आप समझ लीजिए कि किसी को कैटरेक्ट ऑपरेशन कराना है, तो उसमें एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें जाके ट्रीटमेंट लेके आ जाइए, आपको रिइंबर्समेंट मिल जाएगा या कैशलेस जो भी फैसिलिटी वो मिल जाएगा। सपोज़ अगर डायलिसिस पे है किडनी, तो भी आपको डे केयर ट्रीटमेंट मिल जाएगा। किसी को कैंसर होके रखा हुआ है, वो कीमो ले रहा है, उसमें आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 घंटे के अंदर काम हो जाता है, तो वो डे केयर में मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक और मिथ ये है कि अगर आप जाके इमरजेंसी वार्ड में एडमिट होते हो, आपने मॉर्निंग में आपने कोई आपको एक्सीडेंट हुआ, आप इमरजेंसी वार्ड में एडमिट होते हो, इवनिंग तक आपको डिस्चार्ज मिल जाता है, तो दैट इज़ नॉट अ डे केयर और नॉट अ हॉस्पिटलाइज़ेशन। वो इमरजेंसी वार्ड है, वहाँ पे आपको डिस्चार्ज समरी नहीं मिलेगा, तो आपके वो ट्रीटमेंट के अंदर नहीं आएगा, वो ओपीडी में जाता है। सो आपने जो अभी आंसर दिया उसी को कनेक्ट करते हुए, ओपीडी क्या होता है? देखिए ओपीडी होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। जैसे हम लोग जैसे डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर का फीस जो लग रहा है, डॉक्टर ने कोई टेस्टिंग लिख के दिया, वो हम लोग जो टेस्ट करा रहे हैं,
हम लोग कोई मेडिसिन ले रहे हैं, वो सब ओपीडी में आता है। वो मैक्सिमम अभी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं है। कुछ-कुछ कंपनियाँ हैं जो ये कवर कर रही है। आने वाले टाइम में ये भी आपके कवरेज में आ जाएगा। जितना-जितना कवरेज आप लेंगे आएगा, वो आपके प्रीमियम में इफ़ेक्ट करेगा। दीपक जी, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में। जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, हमने ट्रीटमेंट करवा लिया, कैशलेस हो गया, बट आपको भी पता है जैसे कि 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन तक कुछ ना कुछ एक्सपेंस होते रहते हैं उसी ट्रीटमेंट को लेकर। तो क्या वो इंश्योरेंस में कवर्ड होता है? हाँ, वो पूरा कवर होता है, प्री एंड पोस्ट बोल के है। हर कंपनी का प्री एंड पोस्ट अलग-अलग है। किसी में प्री 60 है और पोस्ट 90 है, किसी में प्री 90 है, पोस्ट 180 डेज़ है। तो वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अगर आपके सम इंश्योर्ड में उतना स्कोप बचा है, आपने अपने जो हॉस्पिटलाइज़ेशन में अगर सम इंश्योर्ड और बोनस, नो क्लेम बोनस सब यूज़ कर लिया, तो आपको प्री एंड पोस्ट नहीं मिलेगा। आपके अगर सम इंश्योर्ड में उतना स्कोप बच रहा है, तो आप आराम से प्री पोस्ट करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर रिक्वायरमेंट है। आपका बिल्स, डिस्चार्ज समरी सब आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सो ये जो प्री और पोस्ट ट्रीटमेंट्स के आप बता रहे हैं एक्सपेंसेस, क्या वो कैशलेस हो जाता है? नहीं, प्री पोस्ट कोई भी कंपनी में कैशलेस नहीं होता है। ये फुल्ली आपको रिइम्बर्स करना पड़ेगा। ये आपका कैशलेस कभी नहीं होगा। ओके। सो दीपक जी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं आपसे एक जस्ट पूछना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने इंश्योरेंस करा रखी है एक कंपनी में, 10 साल से इंश्योरेंस करवा रहा हूँ हुँ, रिन्यू। हुँ। वो कंपनी ही आज बंद हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये देखिए, अभी ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं मार्केट में कि जो अपना ब्रेक इवन तक नहीं निकाल पा रही है, तो वो आगे कोई ना कोई बायर ढूँढता है, स्टेक होल्डर ढूँढता है और वो उसको सेल कर देता है। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि आप जब प्रोडक्ट ले रहे हैं तो कंपनी का बेस देखिए कि कौन-सी कंपनी है। आप ऐसे ही नहीं कि आप खाली प्रीमियम देख के उस कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं, अल्टीमेटली तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है। तो आप कंपनी ज़रूर देखें, और अगर आपका इंडिया में कोई भी कंपनी बंद होने से पहले कोई ना कोई स्टेक होल्डर आके उसको ले लेता है, हो सकता है आपको क्लेम जो है कैशलेस ना मिले, रिइम्बर्स करना पड़े या थोड़ा टाइम लगे, लेकिन क्लेम मिल जाएगा। सो दीपक जी, जनरल इंश्योरेंस के मामले में जैसे मोटर इंश्योरेंस की हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग नई गाड़ी लेने जाते हैं, तो डीलर ही हमें इंश्योरेंस बनाकर भी दे देता है। तो उस समय में हमें डीलर से लेनी चाहिए इंश्योरेंस या एजेंट से लेनी चाहिए? क्योंकि डीलर से अगर हम लोग लेते हैं तो मे बी हमें सर्विसिंग में या क्लेम में हमें कैशलेस बेनिफिट मिल जाता है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डीलर से ही कैशलेस बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कोई एडवाइज़र से भी लेते हैं, तो आपको पूरा का पूरा फुल बेनिफिट मिलेगा। इवन मैं तो ये बताऊँगा कि अगर आप एडवाइज़र से लेते हैं, डीलर से नहीं लेते हैं, तो आपको प्रीमियम में काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। जो एडवाइज़र का प्रीमियम जो कोट होता है और जो डीलर का कोट होता है, उसमें आपको कम से कम, अगर आप हाई एंड गाड़ी ले रहे हैं, तो 30-35 हज़ार का डिफरेंस होता है। अगर आप मिड सेगमेंट गाड़ी ले रहे हैं, तो 15 से 20 हज़ार होता है। अगर आप थोड़ा लो बजट फ्रेंडली सेगमेंट की गाड़ी ले रहे हैं, तो 10 से 12 हज़ार का डिफरेंस आता है, जो आपको डीलर एक कैशबैक या कुछ प्रोडक्ट में लेस करके बोल देता है कि जब आप देखते हैं कि आपके कोई अपना एडवाइज़र से बना रहे हैं तो। तो आप अगर नई गाड़ी ले रहे हो, तो आप एक बार कोई भी एडवाइज़र से कोट लेके देखो, और सर्विस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये गारंटी। सो दीपक जी, अब इस सेशन को क्लोज करते हुए मैं चाहूँगा कि आप हमारे यूज़र्स के साथ कुछ की पॉइंट्स शेयर करें लास्ट टेक अवे के तौर पे। मैं व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगा कि कभी भी प्रीमियम को कंपेयर ना करें, प्रोडक्ट को कंपेयर करें, और कंपनी को कंपेयर करें कि आप जिस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ट्रस्ट कर रहे हैं। आप हमेशा प्रोडक्ट देखिए कि आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या उसमें डिफरेंशिएट है। प्रीमियम पे आप जोर ना दें, क्योंकि फिर वही होगा कि सस्ता पड़ेगा महँगा। सो मैं हमारे यूज़र्स को बताना चाहूँगा कि हम लोग व्हाट्सशॉप नाम से एक एप्लीकेशन ला रहे हैं, जिसमें हम लोग लोकल सेलर्स, लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स को बायर से कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। अगर कोई भी बायर है, उसको अगर इमीडिएटली कोई अगर सेलर मिल जाए और डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए, और एक मीडियम के थ्रू हो, तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि नहीं, ये अगर मेरे को इस प्लेटफ़ॉर्म में मिला है, तो कहीं न कहीं ये मेरे को चीट नहीं करेगा। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैं यही बोलूँगा कि ऑल द बेस्ट टू व्हाट्सएप टीम। सो थैंक यू दीपक जी, हमारे साथ आज व्हाट्सशॉप पॉडकास्ट पर जुड़ने के लिए। मैं हमारे व्यूवर्स को यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।